अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक मिला के घोल दें तो वो नमक पानी में घुल जाता है। नमक के दाने हमें दिखते नहीं हैं, वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। पर पानी में हम कितना नमक घोल सकते हैं? क्या जितना चाहे अमाउंट में हम नमक घोल सकते हैं? अगर हम थोड़ा सा नमक घोले तो पानी थोड़ा सा नमकीन बनता है। अगर हम ज़्यादा नमक डालें तो वो ज़्यादा नमकीन बनता है। ये कम ज़्यादा नमकीन को हम साइंस के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब पानी में नमक, शक्कर जैसी चीज़ें तो घुल जाती है। क्या पानी में हर तरह की चीज़ें घुलती है? किस किस तरह के कंपाउंड पानी में घुलता है? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस। आज का ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे और हम कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आगे के वीडियोस में आने वाले कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है, उस तरह के टर्म्स को जानेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल के घोल देते हैं तो वो नमक क्या होता है, वो आयंस में टूट जाता है। यहाँ पर हम सादा नमक यूज़ कर रहे हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड हम यूज़ कर रहे हैं। सादा नमक जब टूटता है तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में स्प्लिट कर जाता है और ये इस तरह से पानी में पूरी तरह से ये आयनिक फॉर्म में इस तरह से घुल जाता है। इसीलिए ये और दिखता नहीं है घुलने के बाद, और ये एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। मतलब आप कहीं से भी, आप इस घोल में से कहीं से भी थोड़ा सा अमाउंट अगर आप निकालें तो फिर वहाँ पर पानी और जो आयन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, उसका जो रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। हर जगह बराबर बराबर ये आयंस जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। यहाँ पर इस तरह का जो घोल बनता है इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो नॉर्मली जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, यहाँ पर पानी ज़्यादा अमाउंट में है तो इसे सॉल्वेंट कहा जाता है। जो घोलता है वो सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर पानी जो है H2O जो है ये सॉल्वेंट है, और जो घुलता है उसे सल्यूट कहा जाता है। तो इस केस में हमें सल्यूट के तौर पे NaCl मिल रहा है। सोडियम क्लोराइड सल्यूट के फॉर्म में यहाँ पर आयनिक फॉर्म में डिसॉल्व्ड है पानी में। और यहाँ खास बात यह है इस सल्यूशन का कि दो तरह की चीज़ों को मिलाकर ये सल्यूशन बना है, पानी है और NaCl है। तो इसीलिए इसे बाइनरी मतलब पर्टेनिंग टू टू, बाइनरी रिलेटेड टू टू, बाइनरी सल्यूशन, दो को मिला के जो सल्यूशन बनता है उसे बाइनरी सल्यूशन कहा जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा शक्कर भी घोल दे तो फिर तीन चीज़ों से मिलकर वो सल्यूशन बनेगा। उस तरह के सल्यूशन को टार्नरी सल्यूशन कहा जाता है। टार्नरी सल्यूशन, सल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है। टार्नरी सल्यूशन का एग्जाम्पल जैसे कि हम कह सकते हैं पानी के साथ अगर हम नमक और उसके साथ अगर थोड़ा सा शक्कर मिला दे तो ये टार्नरी सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये जो चैप्टर है सॉल्यूशंस चैप्टर जो है स्टैंडर्ड 12th के लिए, इसमें मोस्टली हम बाइनरी सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो हमारा मेन फोकस जो होगा ये बाइनरी सॉल्यूशन पे होगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने पानी में नमक घोला था, पानी में हम शक्कर भी घोल सकते हैं। सो ये जो नमक है ये पानी में सल्यूबल होता है, घुल जाता है। लेकिन अगर हम पानी में थोड़ा सा मोम मिला दे, वैक्स मिला दे, तो क्या ये वैक्स पानी में घुलेगा? क्या मोम पानी में घुलता है? मोम पानी में नहीं घुलता है। लेकिन उसी मोम को अगर हम केरोसिन या पेट्रोल में डाल दे और उसे घोले तो फिर ये घुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, पानी का मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि ये ऑक्सीजन एटम हो गया, इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आ जाता है, इसे हम डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और हाइड्रोजन के पास थोड़ा पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस रहता है, इसे हम डेल्टा प्लस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार्ज का एक सेपरेशन रहता है।
और उसी तरह से अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखें तो यहाँ पर क्लोरीन आयन हो गया, क्लोराइड आयन, और यहाँ पर सोडियम आयन, इस तरह से क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और क्रिस्टल बनाता है, इस तरह से ये क्रिस्टल्स बनाता है। और यहाँ पर भी आपको चार्ज का उसी तरह का एक सेपरेशन दिखेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी चार्ज का एक सेपरेशन है। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल जिसमें कि चार्ज का क्लियर सेपरेशन दिखता है, वो इस तरह के आयनिक कंपाउंड हो या पोलर कंपाउंड हो, इसे डिसॉल्व कर सकता है। सो ये सॉल्ट जो है ये आयनिक कंपाउंड है। तो पोलर जहां पर चार्ज का सेपरेशन है, आयनिक वहां पर भी चार्ज का सेपरेशन है, तो ये इसे घोल सकता है। लेकिन वैक्स जो है ये नॉन पोलर होता है। वैक्स में इस तरह का चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, इसीलिए पानी इसे घोल नहीं पाता है। जबकि पेट्रोल ये भी नॉन पोलर होता है। तो यहां से ये तो क्लियर है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो पोलर या आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर सकता है, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक ही नेचर का जो सब्सटेंस है वो उसी नेचर के सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। अब पानी में हम थोड़े अमाउंट में सॉल्ट अगर डालें तो वो घुल जाता है, लेकिन क्या हम जितना चाहे नमक पानी में घोल सकते हैं? चलिए यहां से एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन कंसीडर करते हैं। हमने यहां पर पानी लिया है, लेट्स से हमने पानी लिया है 100 ml का। 100 ml का प्योर वाटर अगर हो तो इसे हम 100 ग्राम का भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। 100 ml का पानी जो है इसका मास होता है 100 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, यहां पर 10 ग्राम का सोडियम क्लोराइड यहां पर डाल देते हैं, सादा नमक। अब ये सादा नमक जो है ये ऑब्वियसली यहां पर डिसॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा घोलने से ही ये डिसॉल्व हो जाएगा आयनिक फॉर्म में, यहां पर ये डिसॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, और थोड़ा सा सादा नमक, और 10 ग्राम सादा नमक, मतलब टोटल हो गया 20 ग्राम, और थोड़ा सा सादा नमक यहां पर डाल देते हैं, जो कि ऑब्वियसली यहां पर डिसॉल्व हो जाएगा। और आप गौर करें, डिसॉल्व होते साथ जो कंसंट्रेशन है, आयंस का कंसंट्रेशन है पानी में, वो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया। तो यहां पर हमने अभी डाला है 20 ग्राम का NaCl टोटल सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर कंसंट्रेशन अगर आप देखें, कंसंट्रेशन, क्योंकि पहले जो था आयंस का नंबर कम था, अभी जो है आयंस का नंबर बढ़ गया है। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन दिस सॉल्यूशन ये अभी इंक्रीज कर गया है। पहले 10 ग्राम हमने दिया था और फिर से हमने 10 ग्राम मिलाया, तो फिर से जब हमने मिलाया तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया। लेकिन ये जो कंसंट्रेशन है, हम साइंस के टर्म में ये नहीं कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में नमक का कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। हमें इसे क्लियरली कहना पड़ता है ताकि एम्बिग्युइटी क्रिएट ना हो। जिसे मेजर किया जा सकता है उस तरह के टर्म्स में हमें इसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहां पर हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इस केस में कितना होगा, इसे रिप्रेजेंट करने का क्या सिंपल तरीका हम अपना सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट NaCl है। अगर परसेंटेज में हम इसे रिप्रेजेंट कर दे तो उस परसेंटेज को देखकर ये क्लियर हो सकता है कि कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है। जैसे कि अगर मान ले किसी सॉल्यूशन में कहा जाए कि सोडियम क्लोराइड 10% है, और किसी दूसरे सॉल्यूशन में वो अगर मान ले कहा जाए कि 20% है, तो ऑब्वियसली ये क्लियर हो जाएगा जहां पर सोडियम क्लोराइड 20% है वहां पर सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये एक मेजरेबल क्वांटिटी में, मेजरेबल टर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर इसी सेंस में देखा जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन दिस केस सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन होगा, इस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन होगा। अगर हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड है कितने सॉल्यूशन में, कितना सा सॉल्यूशन में। पहले देखिए पानी जो था यहां पर 100 ग्राम का था, 20 ग्राम अगर NaCl हम मिलाते हैं तो सॉल्यूशन जो है 120 ग्राम का हो जाएगा।
तो 120 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaCl है। इसी को अगर परसेंटेज में हम रिप्रेजेंट करें, ये तो हम पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज साइन लगा देते हैं। आप इसे कैलकुलेट करके देखें, आपको यहां पर मिलेगा 16.6666, इसी को हम 16.67 कह सकते हैं, इतना परसेंट। तो इस सॉल्यूशन में अभी सोडियम क्लोराइड इतना परसेंट है। ये जो कंसंट्रेशन मेजर करने का स्केल है या तरीका है, इसे कहा जाता है मास परसेंटेज, क्योंकि यहां पर हमने सल्यूट का मास सॉल्यूशन के मास के परसेंटेज के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए इसे मास परसेंटेज कहा जाता है। अब अगर मान ले पानी में कुछ हम लिक्विड मिलाते हैं जो कि उसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो दो लिक्विड का सॉल्यूशन जब बनता है उस समय हम वॉल्यूम परसेंटेज यूज करते हैं। वो भी एक अलग तरीका हो गया कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, मास परसेंटेज जैसा है, उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज है, उसी तरह से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, उसी तरह से मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं इसे रिप्रेजेंट करने का। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब अलग अलग तरीकों के बारे में, उनके फॉर्मूलाज के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर देखिए जो कंसंट्रेशन है, सिंपली हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो सल्यूट है, सॉल्यूशन का कितना भाग है, या परसेंटेज में भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर नमक मिलाते जाएं, क्या वो घुलते ही जाएगा? अब हम इसमें और सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं, मिलाते ही जाते हैं, ये घुलते ही जा रहा। ऐसा करते करते हमने देखा, हम उसे नापते हुए डाल रहे थे, हमने देखा कि जब नियरली 36 ग्राम NaCl तक ये घुला, उसके बाद जो है अगर हम और नमक डालें तो फिर ये नमक घुलेगा नहीं, नीचे यहां पर जमा होकर रहेगा। अब ये जो सॉल्यूशन बना जो कि और नमक को घोल नहीं पाएगा, इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। और ये जो 100 ग्राम के पानी में मैक्सिमम 36 ग्राम के आसपास सोडियम क्लोराइड घुल रहा है, इसे सोडियम क्लोराइड का पानी में सल्यूबिलिटी कहा जाता है। सल्यूबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, पानी में सोडियम क्लोराइड का सल्यूबिलिटी दैट इज नियरली 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहां पर देखिए हम कैसे कह रहे हैं, सल्यूबिलिटी ऑफ NaCl का सल्यूबिलिटी किस में? पानी में सोडियम क्लोराइड कितना घुल सकता है, इसीलिए यहां पर 136 ग्राम नहीं है। यहां पर हम जो मास लेते हैं वो सॉल्यूशन का नहीं होता, प्योर वाटर का होता है, जहां पर हम उसे घोल रहे हैं। यहां पर देखें हम डे टू डे लाइफ में जिस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सल्यूबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, उसी तरह से इसे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। इसीलिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर वाटर का मास है, सॉल्यूशन का नहीं। जबकि पिछले केस में जहाँ पर हम कंसंट्रेशन पता कर रहे थे, वहाँ पर हम कहते भी हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन दिस सॉल्यूशन, इसीलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का जो मास है वो अपीयर कर रहा था। तो सॉल्युबिलिटी, इसे आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट which can be dissolved। मैक्सिमम अमाउंट में सल्यूट जो डिसॉल्व हो सकता है वही सल्यूबिलिटी है, कैन बी डिसॉल्व्ड। यहां पर एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम यहाँ पर पानी का टेम्परेचर बढ़ाएं तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ये सोडियम क्लोराइड और डिसॉल्व होने लगेगा, मतलब उसका सल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो सल्यूबिलिटी जो है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। तो यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो रूम टेम्परेचर का एग्जाम्पल था, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस में पानी में 35.9 ग्राम NaCl यहाँ पर डिसॉल्व होता है, इसीलिए इसी को राउंड ऑफ करके हमने 36 यहाँ पर माना था। तो यहां पर जब हम सल्यूबिलिटी किसी भी सल्यूट का
किसी सॉल्वेंट में इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। वेल, सोडियम क्लोराइड एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्सटेंस है जिसका कि सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन बाकी जो जो सब्सटेंसेस होता है, बाकी जो सॉल्ट्स होते हैं, वो ड्रास्टिक अमाउंट में उसका सॉल्युबिलिटी चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से। वेल, तो आज के इस वीडियो में हमने सोल्यूशन के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो ग्रो किया है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो कंसंट्रेशन है, एक सल्यूट का कंसंट्रेशन एक सोल्यूशन में, उसे रिप्रेजेंट करने का अलग अलग वे होता है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एटसेट्रा। तो इन सब के बारे में डिटेल्स में अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, और इस चैप्टर के पूरा प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।